आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8th स्टैंडर्ड की SST की यानी कि सोशल साइंस की वर्कशीट, जो कि है हमारी चैप्टर 2 से जो हम पढ़ ही रहे थे, ट्रेड टू टेरिटरी, वर्कशीट नंबर 15 और डेट 16 नवंबर। आपको याद ही है कि हमने पढ़ा था कि किस तरीके से ब्रिटिश कंपनी धीरे धीरे अपना एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ फैलाने लगी। तो और न्यू एडमिनिस्ट्रेशंस एंड द कंपनी आर्मी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आपको याद है कि अब तक हम पढ़ चुके हैं सब्सिडरी अलायंस के बारे में और लैब्स के बारे में, किस तरीके से उन्होंने सारे दूसरे स्टेट्स को अपने अंडर में ले लिया। तो अब इसी तरफ बढ़ते हैं आगे और लेते हैं कुछ और जानकारियां। वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल, ये जो 1773 से 1785 तक भारत में गवर्नर जनरल के तौर पर रहे। तो इस टाइम पीरियड तक की बात करें तो अब तक कंपनी इतना एक्सपेंशन कर चुकी थी कि अब उसे ऐसी ज़रूरत पड़ी कि उसे अपने 3 मेन सेंटर बनाने पड़े जहां से वो बाकी सारी जगहों को कंट्रोल करती थी। तो ये वो जगहें थी जो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर बनाई गई और इसे प्रेसिडेंसी कहते थे। तो अगर हम ये कहें कि ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, मतलब अगर ब्रिटिश टेरिटरी को 3 स्पेशल यूनिट्स में बांटा गया था जिसे हम प्रेसिडेंसी के नाम से जानते हैं, तो ये 3 थी। और ये 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी? बंगाल, जो सबसे पहले हम देख ही रहेंगे, सबसे पहले उन्होंने बंगाल पर कब्जा किया था। देन मद्रास को बनाया गया और उसके बाद फिर ये मुंबई भी है। तो 3 एरियाज बनाए गए और इन तीनों एरिया पर जो हेड होता था, रूल करता था, उसका नाम उसकी पोस्ट का नाम था गवर्नर। बिल्कुल इसी तरीके से इन तीनों गवर्नर के ऊपर एक और व्यक्ति रूल करता था जिसको बोलते थे गवर्नर जनरल। और वॉरेन हेस्टिंग भी एक गवर्नर जनरल बनकर यहाँ आया था। तो वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल बनकर आया था। मतलब जब प्रेसिडेंसी बन गई और उनके ऊपर एक एक गवर्नर था, तब वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बनाकर यहाँ पर भेजा गया था, जो 1773 से लेकर 1785 तक भारत में रहा और एज अ गवर्नर जनरल रहा। उसने काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए। रिफॉर्म्स मतलब उसने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे सुधार किए और स्पेशली जो उसके सुधार की हम रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, वो उसने जस्टिस के सिस्टम में किए। और 1772 में जस्टिस के सिस्टम में एक कुछ चीज़ें बनाई गई थी, चेंज की गई थी, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो हर एक डिस्ट्रिक्ट है, मतलब जो जहाँ लोग रहते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 तरीके के कोर्ट होंगे ही होंगे। एक क्रिमिनल कोर्ट होगा जिसको फौजदारी अदालत बोलते हैं और दूसरा सिविल कोर्ट होगा जिसे दीवानी अदालत बोलते हैं। तो जो क्रिमिनल कोर्ट है उसको तो पहले जैसे वो चल रहा था उसी तरीके से चलने दिया गया, लेकिन जो सिविल कोर्ट था उसमें मौलवी और हिंदू पंडितों की हेल्प से जो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होता था वो लॉ मेंटेन करता था या डिसीजंस लेता था। और जो क्रिमिनल कोर्ट थे पहले उनमें काजी और मुफ्ती होते थे, डिसीजंस लेते थे। अभी भी वही डिसीजंस ले रहे थे, लेकिन अभी ये हो गया कि वो ये सारा काम कलेक्टर के सुपरविजन में करते थे। मतलब कलेक्टर उन पर ध्यान रखता था कि वो कर क्या रहे हैं। तो इस तरीके से 2 कोर्ट हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में बना दिए गए ताकि लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम्स ना हो और उनके जो मुद्दे हैं, लड़ाई झगड़े हैं, वो सुलझ जाएं। और इसीलिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में मौलवी और हिंदू पंडित व्याख्या करते हैं लॉज की कि हिंदू के लॉ के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, मुस्लिम के लॉ के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग इंटरप्रेशन कर रहे हैं, अलग अलग व्याख्याएं कर रहे हैं, अलग अलग बता रहे हैं। तो 1775 में एक 11 पंडितों की कमेटी बना दी गई और उनको कह दिया गया कि आप हिंदू के कानूनों की एक पुस्तक या एक पुलिंदा तैयार कर दीजिए, और उन्होंने उसे तैयार भी कर दिया। उसके बाद यहाँ पर नाम दिया गया NB हालहेड
तो एनबी हॉलहेड जो थे, ये एक व्यक्ति का नाम है, इन्होंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, क्योंकि हम बात करें ना कि कलेक्टर जो है वो हेड है, और यूरोपियन कलेक्टर हुआ करते थे, अंग्रेज होते थे, तो उनको इंग्लिश की जरूरत होती थी, तो उसको इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया। तो ये हिंदुओं की कानून की पुस्तक इन्होंने बना दी 1775 में, 1775 में, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। और बिल्कुल इसी तरीके 1778 में एक कोड बना दिया मुस्लिम के लिए भी। कोड मतलब वही जो मैं अभी बोल रही हूँ ना, एक पुस्तक बना दी, कोड बना दिया। जैसे हिंदुओं का कोड बना दिया, हिंदी में लॉ तैयार कर दिए, बिल्कुल ऐसे मुस्लिम कोड बना दिया, मुस्लिम में मुस्लिम के अकॉर्डिंग लॉ बना दिए। और उसके बाद लॉ की व्याख्या की पुस्तक तैयार कर ली, सॉरी, अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 में एक एक्ट बनाया गया, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से हम जानते हैं, जिसके अकॉर्डिंग एक सुप्रीम कोर्ट भी बना दिया गया। अब तक हम कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थे, अब एक सुप्रीम कोर्ट भी बना दिया गया। और वाइल अ कोर्ट ऑफ अपील द सदर निजाम अदालत वाज आल्सो सेटअप कैलकाटा। और इसी के बेस पर कैलकाटा में एक और अदालत बनाई गई थी, जिसे सदर निजामत अदालत के नाम से हम जानते हैं। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द, अच्छा अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा पोस्ट कौन सी थी भारत में, तो कलेक्टर की पोस्ट सबसे बड़ी पोस्ट होती थी। अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि जो कलेक्टर होता था वो यूरोपियन होता था, बाद में भारतीय भी कलेक्टर बनने लगे थे, लेकिन अभी तो फिलहाल हम यही पढ़ रहे हैं कि यूरोपियन कलेक्टर हुआ करते थे। और कलेक्टर के नाम से ही पता चलता है कलेक्ट करने वाला। तो क्या कलेक्ट करते थे, तो ये रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे। तो इनके जो बेसिकली जो मेन काम थे वो थे रिवेन्यू और लॉ, टैक्सेस को कलेक्ट करना, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना। इसके लिए वो हेल्प ले सकते थे दूसरे जजेस की, पुलिस ऑफिसर्स की और दरोगास की। तो दरोगा भी पुलिस पोस्ट का ही नाम होता है। और इस तरीके से उनका एक ऑफिस भी होता था जिसे कलेक्ट्रेट कहते थे। और धीरे धीरे ये कलेक्ट्रेट जो है ये पावर और पैट्रोनेज का मेन सेंटर बन गया, और जो पुराने तरीके के सारी शासन व्यवस्था धीरे धीरे वो खत्म होती चली गई, और इसके अकॉर्डिंग अब लॉ भी मेंटेन होने लगा। अब बढ़ते हैं आगे कि कंपनी ने अपनी आर्मी को कैसे मेंटेन किया। अब तक तो हमने बात की एडमिनिस्ट्रेशन की, अब कंपनी की आर्मी की बात कर लेते हैं। तो सिपाही शब्द से बना है सिपॉय, और वो अपनी आर्मी को सिपॉय आर्मी कहते थे। आपको याद है मुगल आर्मी की बात कर चुके हैं हम पीछे बहुत बार, बहुत सारी जगहों पे जिक्र कर चुके हैं। और उस समय जो सेना होती थी, जो मुगल के समय में सेना होती थी, उसमें क्या खास बातें थी, और जो अंग्रेजों ने अभी ये सेना बनाई इसमें क्या खास बातें थी, वो हम पढ़ेंगे। तो जो मुगलों की सेना होती थी उसमें खास बात ये होती थी, उसमें घुड़सवार होते थे और पैदल सेना होती थी। तो मेनली घुड़सवार, यहाँ पे लिखना है कैवलरी और इन्फेंट्री। लेकिन कंपनी में जो मेन था वो था इन्फेंट्री, यानी कि पैदल चलने वाली सेना। मुगल में जो घोड़े चलने वाली सेना होती थी, कैवलरी डोमिनेटिंग लिखा है यहाँ पर देखो, तो इसका मतलब है कि वो जो घोड़े वाली सेना होती थी वो इम्पोर्टेंट थी जो पैदल सेना थी, इन्फेंट्री सेना थी उसके मुकाबले, आर्मी के मुकाबले। और कंपनी में जो ये इन्फेंट्री की बात कर रहे हैं वो ज्यादा थी कैवलरी के मुकाबले। तो इसमें घुड़सवार ज्यादा है मुगल सेना में, और कंपनी में जो है वो पैदल सेना ज्यादा है। मुगलों की जो सैनिक होते थे उनकी अच्छी जो ट्रेनिंग होती थी वो आर्करी और स्वार्ड में होती थी, मतलब उनको या तो अच्छी तलवार चलाने के लिए और अच्छा तीरंदाज होना जरूरी होता था। जबकि कंपनी खुद अपने सैनिकों की ट्रेनिंग करवाती थी और उनको बंदूकें चलाना स्पेशली सिखाया जाता था। अगर हम मुगल सेना की बात करें, मुगल आर्मी की बात कर रहे हैं, तो ये प्रोफेशनली कोई भी ट्रेनिंग नहीं देते थे, और जरूरत के समय गांव वगैरह किसान जो होते थे उन्हें बुला लिया जाता था लड़ाई करने के लिए, सोल्जर की तरह फिर वो लड़ाई करने के लिए आ जाते थे, और उसी वक्त उन्हें जो कुछ भी मिलता था लड़ाई के दरमियान ही वो अपनी अर्निंग भी करते थे। लेकिन कंपनी ने जो आर्मी बनाई उसकी वो यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग करते थे उनको, जैसे हमने बात की ना ऊपर, गन चलाना सिखाते थे,
बॉम्ब का इस्तेमाल करना भी सिखाते थे, आर्टिलरी को कैसे यूज करना है वो सिखाते थे, ड्रिल और डिसिप्लिन भी सिखाते थे। इस तरीके से वो उनको ट्रेंड करते थे, साथ में रखते थे, हमेशा उन्हें कंपनी के साथ रहना होता था और वो कंपनी उन्हें पे भी करती थी। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें हमने पढ़ी। और कंपनी क्योंकि उनको यूरोपियन स्टाइल में ट्रेन कर रही होती, तो कई बार कंपनी भूल ही जाती थी कि भारत में कास्ट और कम्युनिटी सिस्टम है, और वो इसको जब भूल जाती थी, इग्नोर कर देती थी, तो कई बार इन सिपाहियों के बीच में लड़ाई झगड़े भी शुरू हो जाते थे, जो कि बड़े बड़े झगड़े के रूप में भी कन्वर्ट हो जाते थे। तो इसी का ही एक बड़ा जो उदाहरण है, वो एग्जाम्पल है, वो है 1857 का रिवोल्ट, जो इसी वजह से शुरू हुआ था। अगर हम इन शॉर्ट बोलें, अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हम कई वर्कशीट में यही सब पढ़ रहे हैं, पार्ट 2 को पढ़ रहे हैं। तो अब तक हमने पढ़ा कि काफी सारी चीजें पढ़ी। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और यहाँ आने के लिए कई महीने लगते थे, लेकिन जब स्टीम इंजन आ गया, स्टीम टेक्नोलॉजी आ गई, तो अब जहाजों की गति तेज हो गई, वो तेज गति से चलने लगे और अब भारत सिर्फ 3 वीक्स में आ सकते थे और जा सकते। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा ब्रिटिशियर्स इजीली भारत आने लगे और यहाँ पर कंफर्टेबली आ सकते थे और वापस जा सकते थे। और 1857 तक, हमने, आपको याद है हमने बात की थी लास्ट टाइम कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था। प्लासी वॉर के टाइम पर हमने कहा था कि पहली बार उन्होंने बंगाल को जीतने की कोशिश की और 1764 में उन्होंने पूरी तरीके से उसको अपने अधिकार में ले लिया, उस पर कब्जा कर लिया था। सोचिए अब केवल 100 साल हुए हैं 1757 से 1857, और इन 100 सालों के अंदर, 100 इयर्स के अंदर अंदर उन्होंने भारत सिर्फ व्यापार करते करते भारत का 63% एरिया जो है वो अपनी टेरिटरी बना लिया और 78% पॉपुलेशन जो है वो उनके अकॉर्डिंग आ गई, जो उन्होंने जिस पर कब्जा कर रखा था वो उसके अंतर्गत आ गई। और इस तरीके से अगर हम कहें कि इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग टेरिटरी, और बाकी जो भी बचा कुचा क्षेत्र था वो भी इन्होंने बाद में मिला लिया, जो इनसे बहुत इफेक्ट था। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें हमने पढ़ी इस चैप्टर नंबर 2 में। देखते हैं अब हमने सीखा क्या। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंसी और विच वर 3 प्रेसिडेंसीज। तो मैंने आपको बताया था कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं और 3 जो मेन प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई। फिर हु वाज वॉरेन हेस्टिंग्स, व्हाट वाज हिज रोल इन एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर। तो ये मैंने आपको बताया, फर्स्ट गवर्नर जनरल था और इन्होंने जो मेन काम किया वो था इनका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करना, और स्पेशली इन जस्टिस में। और तीसरी हम बात करें तो मेजर रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स, वो आपको बताने हैं, तो वो हैं ये। इसके अलावा आप यहाँ पर और भी ऐड करके लिख सकते हैं कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया, जिसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, और ये आप इसमें ऐड करके लिख लीजिए। उसके बाद चौथा है व्हाट वाज द जॉब ऑफ कलेक्टर। तो कलेक्टर की जॉब क्या थी, तो वो हमने बात की ही थी, रेवेन्यू और टैक्सेस को कलेक्ट करना, ये उनकी मेन जॉब थी, और वो उसके लिए हेल्प ले सकते थे जजेस, पुलिस ऑफिसर और दरोगा की। फिर उसके बाद 2 डिफरेंसेस लिखने हैं बिटवीन मुगल आर्मी एंड कंपनी। तो वो अभी हमने 4-5 मेन डिफरेंसेस पढ़े थे, आप उनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। उसके बाद थिंक एंड राइट व्हाई द इंडियन पीपल वर वर्किंग एज अ सपोर्ट बॉय फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वो फौज के रूप में भारत के लोग क्यों काम कर रहे थे। तो चलो मैं इन दोनों प्रश्नों के उत्तर, 5वां और 6ठे का उत्तर आपको बता देती हूँ। 5th एंड 6th का आंसर इज ये रहा। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 4 पॉइंट लिखे हैं, लेकिन क्योंकि हमें 2 पॉइंट बताने हैं तो आप कोई से भी 2 पॉइंट लिख लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट लिख लीजिए। और 6th का आंसर है ये। वो ये करते थे किसके लिए, एक तो वेल्थ के लिए और दूसरा रिस्पेक्ट के लिए, कंपनी के लिए वो काम करने के लिए तैयार हो गए। अब इस तरीके से ये थी आज की वर्कशीट। आई होप कि इसको समझने में, आपको वर्कशीट को समझने में इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी और होमवर्क करने में भी आपको हेल्प होगी।
आगे बढ़ने से पहले माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं अपने एग्जाम्स को अच्छे से क्रैक कर सकें, अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें, तो ज़रूरी है कि आप सारी वीडियोस को अच्छे से सुनें, कि सुनने से हमें बहुत कुछ याद हो जाता है। शॉर्टकट बिल्कुल भी ना मारें। क्वेश्चन आंसर करना तो आसान है, लेकिन समझ कर करना थोड़ा मुश्किल है, तो आप समझने के लिए पूरी वीडियोस को सुनें। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है रेड कलर का निशान, जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी प्यारी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।